Hello everyone and welcome to this video on placement series। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप मेरे पास आते हो मॉक इंटरव्यू के लिए तो मैं आपसे मॉक इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ। अब तक इस वीडियो सीरीज में हमने डिस्कस किया है कि आप इंटरव्यू की प्लानिंग कैसे करोगे, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, रिज्यूमे कैसे बनाओगे, आप कैसे आंसर करोगे इस सवाल को कि व्हाई शुड आई हायर यू, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, फाइनेंशियल मॉडल को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप पूरे इंटरव्यू को अपने कोर टॉपिक्स पर कैसे लेके आओगे। इस तरह की स्ट्रेटजीज हमने इस वीडियो सीरीज में अब तक डिस्कस की। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप मॉक इंटरव्यू मेरे पास आओगे तो मैं आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अब इस वीडियो सीरीज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उन टॉपिक्स पर मैं क्या क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन मैं हर एक कैंडिडेट से पूछता हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु हाँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन मैं पूछता हूं और आप उन क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि आप डायरेक्ट मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आ जाते हो और आपकी परफॉर्मेंस कई बार खराब हो जाती है, ठीक है। उतना प्रैक्टिकल आंसर आप नहीं दे पाते या उतना डिफाइंड और रिफाइंड आंसर आप नहीं दे पाते। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको उसका आंसर कैसे देना है और मेरा काउंटर क्वेश्चन उस पर क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोटिस करनी है, और वो क्या है, वो ये है कि जब आप अपना रिज्यूमे मुझे देते हैं, उस रिज्यूमे में टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ भी लिखा है उसका एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। कुछ भी रिज्यूमे में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए जिसका आपको नहीं पता हो। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डायरेक्टली पूछ लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछ लिया कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होती है, मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा कि ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, आपको इसका आंसर नहीं पता, इट इज ओके। आप मना कर सकते हो कि सर मुझे नहीं आता। परंतु अपने मुंह से आपने कोई शब्द बोल दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, वो अगर आप जवाब नहीं देते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। जब आप कुछ बोलना शुरू करते हो तो पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे ये शब्द अपने मुंह से नहीं बोलना। ये दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि रिज्यूमे में आपने टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी लिखा है उसका जस्टिफिकेशन विद एग्जांपल आपके पास होना चाहिए। कुछ बोलने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आप मुंह से बोलते हो while explaining any definition any finance concept, तो कुछ आप मुंह से बोलते हो तो उसका जस्टिफिकेशन यानी कि उसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार बच्चे कह देते हैं कि मैंने टॉप टू बॉटम मैंने एनालिसिस किया इस कंपनी का, या बॉटम अप अप्रोच अपने यूज करी, मुंह से तो बोल दिया, अब मैं पूछ लेता हूं कि ये क्या होता है। तब आपके पास अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मुझे अपने एक्सप्लेनेशन में ये वाला वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मॉक इंटरव्यू की इस मास्टर क्लास के लिए, स्टार्ट करते हैं। तो कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं जब आप मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आते हो। तो सबसे पहले मैं रिज्यूमे का फॉर्मेट और रिज्यूमे का कंटेंट देखता हूं कि वो आपने मेरी वीडियो देख करके अच्छे से बनाया है कि नहीं बनाया है। वो रिज्यूमे जो आपका है वो कंटेंट वाइज, फॉर्मेट वाइज, कीवर्ड वाइज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कंटेंट क्या डालना है, एआई का कैसे यूज करोगे, वो चीज के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे रखी है। उसको आप जाइए और जाकर के देखिए और रिज्यूमे बनाइए। इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखिए और फिर उसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन पेपर पे लिखिए और उसको याद करिए। और याद करके तब आप उसे बोल बोल करके देखिए। जब आप घर पे 10 बार अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो मॉक इंटरव्यू में आकर के अच्छे से बोल पाएंगे। ऑन द स्पॉट इंट्रोडक्शन नहीं बनाना है।
कि अगर ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप अगर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हो, बोलना स्टार्ट करते हो, तो वो पॉलिश्ड इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर होगी मेरी बात? अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करके देखी, और क्योंकि ये चीज मैं 100 बार अपने बच्चों को मॉक इंटरव्यू में समझा चुका हूं, तो मेरे को 10 बार वीडियो बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली बोलना शुरू कर सकता हूं। परंतु फर्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो पक्की बात है बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारे रीट्रायल टेस्ट करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आपका इंट्रोडक्शन पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे एंड करोगे, वर्ड बाय वर्ड एक बिल्कुल धागे में पिरोया हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आप गलती करते हो, जब आप इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हो तो आपकी स्पीड है ना बिल्कुल 200 की स्पीड में चलती है, जैसे आपको बिल्कुल भाग के जाना है। आप जब इंट्रोडक्शन देते हो, यू डोंट हैव टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, यू हैव टू कम्युनिकेट द इंट्रोडक्शन। आपको अपने बारे में मुझे आराम से समझाना है, क्या आपकी स्किल्स है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह का कोर्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जिससे कि आप इस करंट प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो। तो ये धीरे धीरे ही तो समझाओगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रटा हुआ तो बहुत स्पीड से अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं, वो बहुत गलत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। रिज्यूमे का फॉर्मेट बढ़िया होना चाहिए। वन पेज रिज्यूमे फॉर्मेट बना सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं तो 1.5 पेज भी चलेगा। ठीक है, ऐसे कोई इंटर्नशिप, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो करंट प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सुटेबल नहीं है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो उस तरह के इंटर्नशिप, उस तरह के प्रोजेक्ट्स, उस तरह की चीजों को आप ना मेंशन करें, और मेंशन करना कंपलसरी है तो एक लाइन दो लाइन में लिखें और उसको छोड़ दें। डन विद दिस पार्ट। रिज्यूमे इंट्रोडक्शन के बाद हम आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अब रियल इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि वो वैसे टेस्ट ना करे जैसे मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे सीधा वैल्यूएशन के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसको आपको वैल्यूएशन की प्रोफाइल ऑफर करनी है। अगर उसको मर्जर एक्विजिशन की प्रोफाइल ऑफर करनी है तो वो मर्जर एक्विजिशन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर उसको मान लो फाइनेंशियल स्प्रेडिंग और रेशियो एनालिसिस का काम कराना है तो वो उस तरह के एक सवाल पूछेगा। अगर वो इंडस्ट्री रिसर्च या पिच बुक कंपनी प्रोफाइल का काम करवा रहा तो फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन पे जाएगा ही नहीं। वो कहाँ पे बात करेगा? वो फिर अब कंपनी प्रोफाइल, पिच बुक या इंडस्ट्री रिसर्च आप कैसे करते हो, आपने इंडस्ट्री कौन सी रिसर्च की, उसकी आपकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आपका एनालिसिस था, कैसे आपने एनालाइज किया, उस तरह के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। परंतु मैं मॉक इंटरव्यू में ऐसा नहीं करता, मैं आपको हर तरह की प्रोफाइल के लिए रेडी कर रहा हूं। तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कोई दो कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल, तीनों वैल्यूएशन टेक्निक, डीसीएफ, ट्रेडिंग कॉम, ट्रांजैक्शन कॉम, मर्जर एक्विजिशन मॉडल और प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी तीन मॉडल्स हैं, उनमें से कोई भी एक आप कवर कर सकते हो। रियल एस्टेट का, सोलर का, होटल कंस्ट्रक्शन का, ये तीन मॉडल आपको हमने कराए हैं, तो उनमें से कोई भी एक मॉडल। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मॉक इंटरव्यू के लिए कंपलसरी है। पहला मॉक इंटरव्यू के लिए जब आप आओगे तो मर्जर मॉडल और प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, आप वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल, रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये करके आ जाओ। सेकंड मॉक इंटरव्यू में ये भी करके आना पड़ेगा। राइट वाले जो टॉपिक्स है ऑप्शनल है, इंडस्ट्री रिसर्च, इक्विटी रिसर्च, एलबीओ, कंपनी प्रोफाइल और आईपीओ इंट्रोडक्शन, ये जो टॉपिक्स हैं मैंने ऑप्शनल कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट वाले टॉपिक्स हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो आपकी जॉब लग जाएगी। हम क्लास में ये करा देते हैं क्योंकि कोई कोई कंपनी होती है एडवांस लेवल पर, वो इन टॉपिक्स में भी कोई ना कोई टॉपिक मांग सकती है। मतलब सारे टॉपिक्स तो नहीं मांगेगी, परंतु हो सकता है कि वो जैसे वैल्यूएशन के साथ साथ उसको इक्विटी रिसर्च की नॉलेज भी चाहिए या उसको इंडस्ट्री रिसर्च भी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स तो कोई भी कंपनी नहीं मांगेगी। तो हो सकता है कि ये लेफ्ट वाले टॉपिक के साथ इनमें से कोई एक आध टॉपिक उसकी रिक्वायरमेंट में आ जाए। ठीक है, तो हम ये टॉपिक क्लास में करा रहे हैं, परंतु ये आप क्लास करने के बाद इनको साइड में रख दो, सिर्फ ये लेफ्ट वाले टॉपिक्स करके मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आओ। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक पे कि किस तरह के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। तो अब मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला है
टेल मी द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आप क्या करोगे? सर, इनकम स्टेटमेंट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। द फॉर्मेट इज लाइक, द फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू minus cost of goods sold, we will get gross profit, minus selling general and admin expenses, plus minus other income and expenses, we will get EBITDA, minus depreciation and amortization, we will get EBIT, minus interest expense, we will get earning before tax or pre-tax income, then minus current income tax, plus minus deferred income tax liability or asset, then we will get profit after tax before minority interest, minus minority interest, we will get net income attributable to company or net income attributable to equity shareholder or net income after minority interest, minus preference dividend and common dividend, we will get retained earning, and then we will show basic EPS and diluted EPS। ये फॉर्मेट बिल्कुल आराम से आपको बताना है, बहुत स्पीड से नहीं बताना, हर आइटम को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपको लिस्ट बतानी है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, सर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, सर इन सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस वी विल इंक्लूड दिस 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 दिस। नहीं, मैं पूछूंगा कि सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करते हो, सीओजीएस में क्या इंक्लूड करते हो। अब आपने फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट बताओ, आइटम्स को एक्सप्लेन मत करो, वो मैं देखूंगा कि मुझे आपसे आगे क्या पूछना है। मैंने आपसे पूछा था टेल मी द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आपने बता दिया, खत्म, एक्सप्लेन मत करो। अब मैंने आपसे पूछा कि सीओजीएस और एसजीएनए में क्या डिफरेंस है, तो आप पहले डेफिनेशन बताइए दोनों की, और सीओजीएस में क्या इंक्लूड करते हो, एसजीएनए में क्या इंक्लूड करते हो, वो बताइए। क्लियर? फिर जैसे मैं पूछता हूं कि अच्छा बताओ डेफर्ड इनकम टैक्स क्या है, तो डेफर्ड इनकम टैक्स क्या है? सर, वी प्रिपेयर two types of financial statements, one under income tax reporting and another under financial reporting. So we prepare two income statement, we also have two different taxes. Due to different accounting treatment, we will have two different profits, we will have two different taxes. The difference between the tax reported in financial reporting and the tax paid to the government under इनकम टैक्स रिपोर्टिंग इज कॉल्ड डेफर्ड इनकम टैक्स। तो डेफर्ड इनकम टैक्स क्या है? टैक्स विच इज डेफर्ड फॉर फ्यूचर। और आप क्या कह सकते हो सर, डेफर्ड इनकम टैक्स इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्स अंडर टैक्स रिपोर्टिंग। इतना सा भी बोलोगे तो भी मेरा काम चलेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो डेफर्ड, अब आगे भी मैं सवाल पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि दो दो अकाउंटिंग है, क्या जरूरत है, दो दो टैक्स क्यों आते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, आपको टॉप से लेकर बॉटम तक हर आइटम की समझ होनी चाहिए। आगे मैं क्या बात करता हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं, अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है, डेप्लीशन क्या है तीनों में डिफरेंस, फिक्स एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैं सवाल पूछता हूं। ठीक है, ये मेरा बहुत फेवरेट है जो मैं पूछने जा रहा हूं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। यहां पर भी मेरे कई सवाल है, जैसे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच डज नॉट बिलोंग टू द पेरेंट कंपनी, इट इज रिपोर्टेड अंडर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट है जो पेरेंट को बिलोंग नहीं करता, ये कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में आता है। अब यहां पर मेरे दो तीन क्वेश्चन और हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली पूछता हूं। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन इनकम स्टेटमेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं मिलेगा और बैलेंस शीट में भी नहीं मिलेगा? ये सवाल का जवाब आपको आता है क्या? नहीं आता है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग क्या है? सर, प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज रिटेन अर्निंग। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इज रिटेन अर्निंग। तो मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर माइनॉरिटी और प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी, ये मेरा एक सवाल है। इसके बाद
कौन सा डिविडेंड, इसमें डिविडेंड कौन सा लोगे, इंटरम डिविडेंड या प्रोपोज डिविडेंड? कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड या कॉमन डिविडेंड, दोनों, और क्यों? क्यों मैं हर सवाल के साथ लगा देता हूं, आपको उसका जवाब देना होता है। इज दैट क्लियर? तो आगे देखते हैं। ये भी मैं हर बच्चे से पूछ ही लेता हूं कि बेसिक ईपीएस क्या है और डायल्यूटेड ईपीएस क्या है, फॉर्मूला बताइए। और बहुत सारे बच्चे डायल्यूटेड ईपीएस के टॉपिक पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे डायल्यूटेड ईपीएस क्या है? सर, इट इज द मिनिमम ईपीएस द कंपनी वुड जनरेट आफ्टर कंसिडरिंग द डायल्यूशन इफेक्ट ऑफ डायल्यूटेड सिक्योरिटीज। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन इक्विटी आफ्टर डायल्यूशन डिवाइडेड बाय डायल्यूटेड वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो डायल्यूटेड वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे निकालेंगे? सर, बेसिक वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस डायल्यूशन। ओके, डायल्यूशन क्या होता है? सर, डायल्यूशन शोज द शेयर्स इशूड अगेंस्ट डायल्यूटेड सिक्योरिटीज। ओके, ये शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर, वी हैव डायल्यूटेड सिक्योरिटीज लाइक ऑप्शंस एंड वारंट्स, सो under the treasury stock method we calculate dilution from options and warrants, and we also have convertible debt and convertible preference stock we use if converted method. आगे भी सवाल आ सकता है कि ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्या है, इफ कन्वर्टेड मेथड क्या है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके के मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए यहाँ पर, बट सिर्फ यही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर 50 से 60 क्वेश्चन दिए हुए विद आंसर्स। आपको वे सारे क्वेश्चंस स्टडी करने हैं, क्वेश्चन स्टडी करने हैं, और उनका आंसर ओरली बोल के देखना है। आप क्या करते हो, एक अखबार की तरह से पढ़ के मेरे पास आ जाते हो। घर पे क्या प्रैक्टिस करी? पढ़ने की। मुझे परफॉर्म कैसे करके दिखाओगे? बोल के। तो एक गैप आ गया, पढ़ा और बोल के दिखाना है। तो घर पे भी आप उसे बोल के देखिए, क्वेश्चन को देख करके नहीं बोलना है। जैसे वही क्वेश्चन को हम देख करके नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन मतलब आंसर जो है उसका देख देख के मत बोलो, क्वेश्चन को उल्टा करके रखो और अब बोल के देखो। देखो कि क्या आप वो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि नर्वसनेस जरूर आती है कि सामने वाला आपका टीचर आपसे सवाल पे सवाल दाग रहा है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, तो एक नर्वसनेस आती है। तो जो आपने याद भी कर रखा होता है वो भी 10-20% आप भूल जाते हो। बट इतना मैं थोड़ा सपोर्ट भी कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, थोड़ा आपको बता देता हूँ, बीच बीच में रिवाइंड कराता हूँ। परंतु रियल इंटरव्यू में तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, जब घर से आप आते हो तो वो क्वेश्चंस को रिवाइज करो और बोल बोल के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जैसे बात करें बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट में मेरा क्या सवाल होता है, बहुत बहुत बारी सवाल मैं पूछता हूँ कि टेल मी द आइटम्स इन द इक्विटी सेक्शन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो इक्विटी हेड है उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो एक तो बड़ी गलती क्या करते हैं, जो ऑर्डर है ना उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। सर, ट्रेजरी स्टॉक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये कौन सा फॉर्मेट है भाई? फॉर्मेट ठीक रखो, ऑर्डर ठीक रखो। अब मैं ये पूछता हूं आपसे कि कॉमन स्टॉक क्या है, एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या है, ट्रेजरी स्टॉक क्या है, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में आया हो क्या, तो मैं पूछता हूँ। फिर मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि टेल मी हाउ डू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, पूरा फॉर्मूला बताइए। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। परंतु इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए, 2-3 क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। वीडियो लंबी होगी भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता, स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हो, मैं हर टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो इफ डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस बाय 10 रुपीज, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। अगर इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन 10 रुपए बढ़ जाए तो उसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट आएगा। इफ इन्वेंट्री इज परचेज फॉर 100 रुपीज ऑन क्रेडिट, 100 रुपए की इन्वेंट्री परचेज करी है क्रेडिट पर, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, बताना है। ठीक है, 100 रुपए के फिक्स एसेट्स हमने 120 रुपए के सेल कर दिए, इसका इफेक्ट आपको बताना है। इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं पूछ सकता हूँ। जैसे कि एक्यूड कॉम्पनसेशन 10 रुपए बढ़ गया, क्या इफेक्ट है। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 100 रुपए की, तीनों स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट है। आपकी फैक्ट्री शटडाउन हो गई, तीनों स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट है। आपने लोन लेकर के इक्विटी बायबैक कर ली या इक्विटी इशू की, इक्विटी बायबैक करी, इन सब का क्या इफेक्ट है। स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन 10 रुपए बढ़ गया, क्या इफेक्ट है।
इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है उनकी वैल्यूएशन इंप्रूव होगी, तीनों स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट है। डिविडेंड है 100 रुपए का, 70 रुपीज का डिविडेंड पेड है, 30 अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तीनों स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट बताइए। आपको बैलेंस शीट मैच कराने तक मुझे आंसर बताना है। अगर ये चीजों का आंसर आप घर पे ओरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू की टेबल पे पक्का नहीं बता पाओगे। मेरी बात शायद आपको क्लियर हो गई। तो जैसे कि इस वाले सवाल को, जैसे इफ इन्वेंट्री इज परचेज फॉर 100 रुपीज ऑन क्रेडिट, इसका आंसर आप खुद करके देखिए, क्या आप बैलेंस शीट मैच करा रहे हो। मैं एक बार इसका आंसर देके दिखा देता हूं। सर, इफ वी परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, it will have no effect on the income statement. In the balance sheet, accounts payable will increase by 100 and inventory under current asset will also increase by 100. So balance sheet has already matched because total liability and equity has increased by 100 and total assets also increased by 100. Now in the cash flow statement, under cash flow from operation, change in inventory will be minus 100, change in accounts payable will be plus 100. So cash flow from operation will have zero effect. Under cash flow from investment, no effect. Cash flow for financing, no effect. Surplus deficit, no effect. So closing cash is also not affected. So balance sheet matches this way. क्या आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, परंतु इस तरह के 50-60 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, प्रैक्टिस करिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, ये मैं पूछता हूँ, हैव यू डन द रेशियो एनालिसिस ऑन एनी कंपनी? कौन सी कंपनी पे रेशियो एनालिसिस किया? आप बताओगे कैसा, नेटफ्लिक्स पे किया, हुंडई पे किया, एपी कॉर्पोरेशन किया, या मैकडोनाल्ड पे आपने काम किया? किस कंपनी का रेशियो एनालिसिस आपने किया है? फिर मेरा सवाल ये भी आता है कि ओके, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशियो एनालिसिस और डिफाइन व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। या मैं पूछता हूँ, व्हाई डू वी नीड रेशियो एनालिसिस एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू एनालिस्ट्स। ये मेरा क्वेश्चन होता है, तो आप इसका आंसर करेंगे। फिर उसके बाद मैं रैंडमली 7-8 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकालते हो। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपने 3-4 रेशियोज मुझे बता दी, ठीक है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे निकालते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, डिफाइन करो कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब क्या है मुझे बताइए। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, इसके बिना तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं। रेशियो एनालिसिस में ड्यू पॉइंट एनालिसिस बहुत पूछता हूँ मैं, ठीक है। आपको इनके आंसर करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रेशियो एनालिसिस में डेफिनेशन, कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन आपको याद होनी चाहिए। ये सब मैं क्लास में आपको पढ़ा के आया। आगे बढ़ेंगे, और रेशियो एनालिसिस की पीपीटी मैंने आपको दे दी है जिसमें सब कुछ मेंशन है। आप रेशियो एनालिसिस को स्टडी करिए और प्रैक्टिस आप ओरली बोल बोल के करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर एक्सप्लेन द फाइनेंशियल मॉडल का क्या मतलब है। आपको अपना पूरा फाइनेंशियल मॉडल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। बहुत बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है, वो मॉडल बनाना तो जानते हैं बट एक्सप्लेन करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने स्टेप्स को चाहे तो लिख लीजिए पेपर के ऊपर, पेपर मतलब MS वर्ड में लिखिए और उसको मुझे भेज दो। मैं उसको रीड करके आपको बता दूंगा कि ये एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं है, या इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। और एक नेटफ्लिक्स का फाइनेंशियल मॉडल मैंने आपको बना के दिया हुआ, मतलब उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके इसी लिस्ट में डाल रखी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद नेटफ्लिक्स की वो वीडियो को जरूर देखें कि अगर आपको नेटफ्लिक्स का मॉडल एक्सप्लेन करना है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टेप बाय स्टेप। कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं कि सबसे पहले आपको यह समझाना है कि आपने रेवेन्यू मॉडल सेगमेंट वाइज कैसे बनाया, नेटफ्लिक्स की इनकम स्टेटमेंट के क्या आइटम्स थे और उनके प्रोजेक्शन पैरामीटर क्या है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल कैसे शेड्यूल बनाया, कंटेंट एसेट कंटेंट लायबिलिटी आपने कैसे फोरकास्ट करी, इक्विटी शेड्यूल आपने कैसे बनाया, डेब्ट शेड्यूल आपने कैसे बनाया, या जो आपका डेट शेड्यूल है वो आपने कैसे बनाया। वो सब आप मुझे जैसे आपने एक्सेल में किया है वैसे ही आपको मुझे बता देना है। जैसे अगर कई बार बहुत बार ये वाली चीज आती है बच्चों को कि सर डेट शेड्यूल हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। सर, फर्स्ट व्हाट वी डिड आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो,
we started working with our debt schedule. So at this point of time, in the income statement, interest expense was not there, and in the balance sheet, debt and cash was not there, and in the cash flow statement, change in debt was not there. Once we prepare the debt schedule, we will have interest expense, which will go to the income statement, debt will go to the balance sheet, and change in debt will go to the cash flow statement. And then we will be able to calculate our closing cash that will go to balance sheet. So when we prepare the debt schedule, in the cash flow statement, change in debt is not there. So what we do, we calculate free cash for debt. And how do we calculate it? First, we calculate free cash before debt. We add the opening cash balance. We deduct the minimum cash balance. We will be left with free cash for debt. Now we will look for the information in the annual report. What type of details are available? We will have the bifurcation of each type of debt, which will be the closing debt in our debt schedule. We will take it into the opening debt. There will be a change in debt and there will be a closing debt. So opening debt is nothing but the closing of the previous year, and closing debt of current year is nothing but opening of current year, opening debt of current year plus change in debt. Now in change in debt, we have written a formula that if free cash for debt is positive, we will pay only that debt which is due in current year. Otherwise, if we have the option to prepay, we will prepay the debt. आपको ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा रिकॉल हो रहा है क्लास में आपको कैसे मॉडल बनाया था, आपने उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे मॉडल बनाया वैसे उसे एक्सप्लेन करना है। इंटरव्यू के टाइम पर आप ओरली बोल के ही बता सकते हो। इंटरव्यू से पहले अगर वो आपको केस स्टडी दे दे तो आप केस स्टडी में मॉडल बना दोगे, बट इंटरव्यू में मॉडल थोड़े बनाओगे। इंटरव्यू के टाइम पे वहां तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब जैसे आप अगर हम बात करें Hyundai मॉडल की, तो Hyundai का मॉडल आपने कैसे बनाया, स्टार्टिंग कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 2 मिनट लगेगी। सर, दिस वाज माय एकेडमिक प्रोजेक्ट, Hyundai Motors India Limited. This was the company that we have taken for our class project. So what we did, we started reading about Hyundai Motors India Limited company. We read about this company on screener first, and then we downloaded the annual report and studied about the company from management discussion and analysis segment and also in the overview section. We also used at this time ChatGPT and Claude AI to read a brief about this company. So first we studied about the company in a traditional way, and then we also used the quick way to know about the company. Once we had the brief introduction about the company business and its products, we downloaded the historical income statement, balance sheet and cash flow in my Excel. And I thought of, then the first item that we forecast is revenue. So for any item that we forecast in Excel, we'll have 4 steps. First, we will bring the historical data. We will do historical analysis. We will take assumptions for the future, and then we will create schedule and forecast that item. In case of revenue, we delve deeper into the annual report and understood what should be the projection criteria. So in case of Hyundai, the projection criteria would be units that we are selling and the average selling price. So company gives us the bifurcation by exports and domestic sale. How much quantities or units the company is selling internationally, and how much quantities, how much units the company is selling domestically, and what is the revenue they are generating by selling those units. So units were given and revenue was given. We calculated the average selling price. Now we calculated historical growth rate for average selling price, and we calculated the growth rate for units the company is selling, and we took the assumption for future, and accordingly we forecasted average selling price for future and units for the future. We have the units and we have the average selling price. We just needed to multiply and we got the revenue. Then in the income statement we have various items like this. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मॉडल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर Hyundai नहीं है तो आपने एमसीडी किया होगा, या फिर एपीए कॉर्पोरेशन किया होगा, या फिर आपने पीवीआर मॉडल किया होगा, पीवीआर एंड आइनॉक्स का मॉडल, या फिर आपने नेटफ्लिक्स किया होगा, एप्पल किया होगा, कैलोक्स किया होगा। इनमें से जो भी 2 मॉडल आपने किए हैं, दोनों मॉडल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस घर पे करके आओ, तो मॉक इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे।
आई थिंक दैट्स डन फॉर दिस पार्ट, लेट्स प्रोसीड। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान रखना, जो भी कंपनी के मॉडल आपने बनाए हैं उनकी टोटल सेल्स कितनी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो की थोड़ी रेंज ध्यान में रखना, और ग्रोथ रेट कितनी है उनकी पिछले 2-3 साल की, प्लस उनका बीटा, स्टॉक मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, ये 8 से 10 इंफॉर्मेशन है। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। 2-3 पॉइंट तो जरूर याद रखिए। और अगर मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लूं जैसे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना और आपको याद नहीं है, तो आप इससे बच सकते हो। क्या कह सकते हो इस टाइम पे, सर एक्चुअली आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ मच परसेंटेज इट वाज, बट आई कैन टेल यू हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज सर रिमेंबरिंग ईच पॉइंट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। कुछ भी कह करके आप बच सकते हो, अपने मुंह से मत बोल देना कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई था। अगर आपने ये बात बोल दी तो मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा, फिर आप मना नहीं कर सकते। अपने मुंह से कुछ बोल दिया तो उसके बारे में बोलने के लिए 2-3 लाइन आपके पास होनी चाहिए, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि टेल मी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूएशन, किस कंपनी की आपने वैल्यूएशन की, कैसे वैल्यूएशन की, तो आप कहोगे कि सर डीसीए वैल्यूएशन किया, ओके टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट डीसीए वैल्यूएशन। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो तो फर्म कैसे निकालते हैं, वैक कैसे निकालते हैं, और रिस्क रेट क्या होता है, बीटा कहाँ से लेके आया, कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला बताओगे। ठीक है, करंट एंटरप्राइज वैल्यू और इंट्रिंसिक एंटरप्राइज वैल्यू में क्या फर्क है, एंटरप्राइज वैल्यू से शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, ये मैं सबसे पूछता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू से शेयर प्राइस कैसे निकालोगे, सबसे पूछूंगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि अगर मान लो कंपनी 1,000 रुपए का डेट ले ले तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, ईवी बाय इबिटा, इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। अगर ईवी बाय इबिटा मान लो 10 है तो इसका क्या मतलब है, टर्म वैल्यू कैसे निकालते हो, परपेचुअल मेथड क्या है, मल्टीपल मेथड क्या है, ग्रोथ रेट कहाँ से लेके आओगे। ये सब तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, और जितना मेरे को याद है मैंने आपको करीब 150 के आसपास क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जो वैल्यूएशन के ऊपर है। विच टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन विल गिव यू द हायर वैल्यू। अगर कंपनी डेट ले ले तो उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, छोटी कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी कि बड़ी कंपनी की। ठीक है, ये सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने आपसे आपको रिटर्न में दे रखे हैं और मैं ये इंटरव्यू में भी पूछता हूँ आपसे। इज दैट क्लियर और नॉट। वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, उनके आंसर्स को ओरली घर पे पहले करके देखो। अगर आप घर पे आंसर दे पाओगे तो ही मेरे पास बैठ करके आंसर दे पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी। चलिए, उसके बाद मर्जर एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन के टॉपिक में भी हम काफी डिस्कशन करते हैं कि जैसे एक्रीटिव डील क्या है, डायल्यूटिव डील क्या है, पोस्ट मर्जर ईपीएस आप कैसे निकालोगे, डील वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस है तो आप जो डायल्यूशन है उसमें किस प्राइस को कंसिडर करोगे, एक्वायरर के डायल्यूटेड शेयर कैसे निकालोगे, और टारगेट के डायल्यूटेड शेयर कैसे निकालोगे। डायल्यूशन निकालने के लिए या एंटरप्राइज वैल्यू या डील वैल्यू निकालने के लिए आप एनुअल रिपोर्ट यूज करोगे या क्वार्टर फाइल यूज करोगे। बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन क्या होगी, परचेज मेथड अकाउंटिंग क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है, विच डील इज ऑलवेज डायल्यूटिव, कौन सी ऐसी डील है जो हमेशा डायल्यूटिव ही रहेगी, क्या ऐसी कोई डील हो सकती है जिसमें आपकी डील डायल्यूटिव हो परंतु आप उस डील को फिर भी करो, उसका क्या रीजन हो सकता है, सब चीजें। ठीक है, अगर एक स्टॉक डील है और एक कैश डील है तो उसमें क्या डिफरेंसेस है, शेयर इशू आप कैसे कैलकुलेट करोगे एक स्टॉक डील के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट फाइनेंस का। तो इसमें रियल एस्टेट का मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, बाकी आपका सोलर का एग्जांपल होगा तो सोलर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट आपकी रिज्यूमे में लिखा होगा उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ये जो मैंने बताए थे ऑप्शनल टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मैं तभी पूछूंगा जब वो आपके रिज्यूमे में होंगे या आप इंट्रोडक्शन में उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर दोगे। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट दिस मॉडल और दिस केस स्टडी। तो आप केस स्टडी के बारे में पूरी जानकारी मुझे देंगे कि ये केस स्टडी थी सर,
और इस केस स्टडी में मैं एक एनालिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ और मुझे बताना है कि अगर ये प्रोजेक्ट हम करें तो इससे ये फाइनली फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होगा कि लॉस मेकिंग होगा हमारी कंपनी के लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मॉडल मुझे एक्सप्लेन करना है। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया, सॉफ्ट कॉस्ट क्या क्या थी, हार्ड कॉस्ट क्या क्या थी, और सॉफ्ट कॉस्ट को आपने कैसे कैसे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज या पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज या प्री कंस्ट्रक्शन फेज आपने कैसे कैसे अलोकेट किया, हार्ड कॉस्ट को कैसे कैसे अलोकेट किया। तो अगर आपका सॉफ्ट कॉस्ट हार्ड कॉस्ट जिस फेज में होना चाहिए उस फेज के अलावा दूसरे फेज में डाल देते, जैसे क्या क्या फेज थे हमारे, प्री कंस्ट्रक्शन फेज, कंस्ट्रक्शन फेज, पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज, तीनों फेजेस में आपके किस किस तरह की कॉस्ट आई और कैसे कैसे आपने एलोकेट किया, आपकी फंडिंग के सोर्स क्या थे और फंडिंग की कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे करी, उनकी रीपेमेंट आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, और फाइनली आपकी एनपीवी क्या आई, आईआरआर क्या आई, ठीक है। आपको सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, मुझसे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, मेरे फोन पे कॉल करो और बात करो कि आपको सर ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। अगर जरूरत होगी तो आपको क्लास में बुलाएंगे, क्लास दोबारा अटेंड करो, मुझसे ऑफिस में मिलने आ जाओ। और अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो मैं आपको जूम पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, और ज्यादा बिल्कुल टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो या फिर क्लास अटेंड करो। क्लास अटेंड करने के लिए ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल है, कभी भी अटेंड कर सकते हो, कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने आपको मॉक इंटरव्यू का एक आइडिया आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको दे दिया है। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस पूरी वीडियो सीरीज को आप देखें। अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं देना आता, आपको रिज्यूमे ही बनाना नहीं आता, तो फिर मेरा मॉक इंटरव्यू आप देख के करोगे भी क्या। मैं स्टार्टिंग में 10 मिनट में ही मतलब इन्हीं चीजों पे लगा रहूंगा। आप आए, आपसे पहले कोई आया, आपके बाद कोई आ रहा है, डेली 3 से 4 बच्चों का मॉक इंटरव्यू में लेता हूँ। हर बच्चे को रिज्यूमे ही बताऊं, हर बच्चे को इंट्रोडक्शन देना ही सिखाऊं। ये वीडियो सीरीज मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप मेरे पास आने से पहले सेमी ट्रेंड हो, कुछ चीजें आपको पहले से ही आती हो और कुछ फिर मैं आपको मॉक इंटरव्यू के टाइम पे बताऊं। अगर आप जीरो नॉलेज के साथ मेरे पास आ जाते हो, आप सिर्फ मूड खराब करके जाते हो, मेरा भी और अपना भी। तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियस होकर के आते हैं तो मैं आपको डबल सीरियस होकर के आपको सिखाऊंगा। और अगर आप जीरो प्रैक्टिस के साथ बिना ये प्लेसमेंट की वीडियो से देखे हुए, बिना प्लेसमेंट वीडियो सीरीज देखे हुए अगर आप मेरे पास आ जाओगे तो क्या होगा। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, बताओ भाई डायलूटेड पेस क्या होती है, बताओ भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, बताओ भाई डील वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ एंटरप्राइज कैसे। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्या होगा, आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ठीक है, एक हफ्ते के बाद आओ। तो पहले ये वीडियो देखो, पूरी वीडियो सीरीज देखो, और जो वीडियो सीरीज है ना उसके हर वीडियो के नोट्स बनाओ। मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो, आपके दिमाग में आ जाए, तो उन पॉइंट्स को अपने नोटबुक के अंदर लिखो कि सर ने ये वाली बात बताई है और ये वाली बात मेरे दिमाग में आई, मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, और ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, बाय।